हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में। आज की वीडियो दक्षिण भारत के बारे में है। दक्षिण भारत में जो साम्राज्य रहे हैं, चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग। ठीक है, तो पहले उसकी समरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। संगम कालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। पहली लाइन, कौन, को और मन्नन, इस तरीके से मतलब पूछ लिया जाता है ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये याद रखना है। संगम या संघम प्राचीन तमिल शब्द है। संगम युग पढ़ते हैं ना, तो संगम का मतलब क्या है वो बता रखा है यहाँ पे कि संगम या संगम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थी। तो गोष्ठी यानी एक पास बैठ के विद्वानों द्वारा या किसी द्वारा किसी पर विचार विमर्श करना। गोष्ठी एक तरीके से वही हो जाता है, सम्मेलन टाइप। तो इस रूप में संगम क्या हुआ, तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थी। इन संगमों में जो यानी सम्मेलन जो होते थे, इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाया। और ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसी के नाम पर, संगम साहित्य के नाम पर, इस युग को संगम युग नाम दे दिया गया। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। तो तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है हमारा संगम साहित्य। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए थे। तो संगम जो हुए थे, संगम यानी सम्मेलन, तो 3 सम्मेलन हुए थे इस तरीके से, जिनको हम कहेंगे संगम। और वो किसके काल में हुए थे, पांड्य राजाओं के काल में हुए थे। यहाँ पे ये संगम दे रखे हैं और कहाँ कहाँ हुए थे। तो प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। द्वितीय संगम ये हुआ था कपाटपुरम में, और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि, और इन्हीं के शिष्य थे ये तोलकाप्पियर। पहले अगस्त ऋषि ने, मतलब दोनों ने की, अगस्त ऋषि और तोलकाप्पियर ने, ठीक है। और इसकी रचना अगर हम देखें तो मतलब यहाँ जो कवियों की जो रचना थी, जो भी इन्होंने यहाँ पे बातचीत की, जो भी कुछ किया, तो उसका एक जैसे उसको फिर संकलित किया जाता था, है ना, तो उसको फिर जो नाम दिया जाता था। तो यहाँ पे इनके इनके जो सम्मेलन से जो एक रचना प्रकाश में आई वो है तोलकाप्पियम। यहाँ तोलकाप्पियर है, वहाँ बस म कर देना, तोलकाप्पियम। और यहाँ इस वाले संगम की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। अब है ये तृतीय संगम। ये कहाँ हुआ था, मदुरई, यानी पहला भी मदुरई में हुआ, दूसरा भी मदुरई में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नक्कीरर। और जो वर्तमान संगम साहित्य में जितना भी संगम युग का जो भी साहित्य है वो सारा इसी का है। इसका सिर्फ ये तोलकाप्पियम है, इसका है ही नहीं, बस ये याद रखना है। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। यानी आर्यकरण का श्रेय का मतलब जो आर्य संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किसने किया, महर्षि अगस्त्य ने किया। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है ना। अगस्त्य ऋषि ने ही पहले संगम की अध्यक्षता की है, दूसरे की भी की है। तोलकाप्पियम द्वितीय संगम की एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं, प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। देखो, इसका तो हमें कोई ग्रंथ उपलब्ध होता नहीं, इसी का उपलब्ध होता है। तो संगम का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा हो गया, तोलकाप्पियम हो गया। और एकमात्र तोलकाप्पियम ग्रंथ ही इसका अवशिष्ट है द्वितीय संगम का। अब इसके प्रणयनकर्ता कौन है, मतलब प्रणयनकर्ता मतलब रचनाकार। तो तोलकाप्पियर इसके रचनाकार हैं, जो ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तो तमिल भाषा को समझने के लिए, हर भाषा को समझने के लिए एक उसका व्याकरण होता है। तो ये क्या है, ये एक व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम जो है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। सूत्र शैली का मतलब छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं और उनमें बड़े बड़े अर्थ छुपे हैं। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आदिगल है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य। अब ये शिल्पाधिकारम जो है ना, अब ये यहाँ का है ना, शिल्पाधिकारम। और देखो, ये जो है ना, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो जिस तरीके से रामायण महाभारत जो महाकाव्य जो हैं नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से महाकाव्य की श्रेणी में तो वो अद्वितीय स्थान रखते ही हैं। दूसरा, उनके प्रति एक आस्था है। उसी टाइप से जो शिल्पाधिकारम है, इसके प्रति इनकी ये शिल्पाधिकारम की वही मतलब महत्वपूर्ण स्थान है जो कि रामायण महाभारत का उत्तर भारत में है। तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं इलंगो आदिगल। कहीं कहीं आदिगल लिखा मिलता है, तो इलंगो आदिगल इसके रचनाकार हैं शिल्पाधिकारम के। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। तो ये जो इलंगो आदिगल था, ये कौन था,
चोल राजा था करिकाल उसका पौत्र। इस ग्रंथ में पोहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ़, पोहार ना ये बंदरगाह भी था, तो अगर हम ऐसे करके देखें तो इस साइड पड़ेगा, है ना, कावेरी पट्टनम। तो इस ग्रंथ में पोहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कनग्गी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तो इसमें वर्णन किसका है? कोवलम और उसकी पत्नी कनग्गी का। अब है ये तिरुकुरुल। तिरुकुरुल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। जो तिरुकुल है ये क्या है? एक नीति शास्त्र है तमिल संगम साहित्य का। तो इसके रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर। तोलकाप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है, ये हमने पहले देख ही लिया। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल एवं लघुवेद माना जाता है। तो ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि तमिल साहित्य का या संगम साहित्य का लघुवेद, जैसे हमारे 4 वेद हो गए पूरे भारत के, अगर देखें तो वैदिक साहित्य में देखें वेद 4 वेद हो गए। एक लघुवेद जो दक्षिण भारत में प्रचलित है वो है कुरल, ठीक है। और इसे तमिल साहित्य का बाइबल भी कहा जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। कुरल को किसे क्या कहा जाता है? मुप्पाल। इसकी रचना किसने की थी? तो तिरुवल्लुवर ने की थी। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुल की भी की थी, और जो कि एक नीति शास्त्र है, और तिरुवल्लुवर ने कुरल की भी की थी जिसका नाम मुप्पाल भी है। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे, ठीक है। पल्लव शासक सिंह विष्णु अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। पल्लव शासक सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कसाकुड़ी दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंगल तथा कलम्ब के राजाओं को पराजित किया। तो जो पल्लव शासक थे इन्होंने चोल, पांड्य, सिंगल इनको पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की। ये तो हमने देखा था ना, मामल्लपुरम के मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने लोकादित्य, एकमल्ल, रणरंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां धारण की थी। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। महेंद्र वर्मन जो है इसकी रचना है मत्त विलास प्रहसन, ठीक है। तो देखो ये राजाओं के बारे में बहुत ज़्यादा ना पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य चीज़ है इसका जो साहित्य है ना, मतलब इसकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो पता होनी चाहिए। राजाओं के बारे में 1-2 चीज़ें, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा महेंद्र वर्मन का, तो महेंद्र वर्मन का पूछ लिया जाता है। ये पल्लव शासक हैं, इनकी रचना है मत्त विलास प्रहसन। प्रहसन का मतलब ही नाटक होता है, हास्यास्पद नाटक। तो ये क्या है? हास्य ग्रंथ है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। जैसे हम देखेंगे दक्षिण भारत में कई सारे वो हैं राजवंश, जैसे चालुक्य वगैरह भी हैं, लेकिन संगम साहित्य में केवल 3 राजाओं के उदय का और विकास का विवरण मिलता है, वो हैं चोल, चेर और पांड्य। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर, चोल के जो मतलब स्थापत्य कला है उसके विशिष्ट नमूने कौन से हैं? तंजौर का शैव मंदिर और राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, तंजौर वाला राजराजेश्वर या बृहदीश्वर जो कि राजराज ने बनवाया था। इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। तो भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे लंबा कौन सा है? यही है राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर जो कि राजराज प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश में विशाल मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है ना। शिव की सवारी बोला जाता है नंदी को। तो जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पे नंदी की एकाश में विशाल मूर्ति यानी एक ही पत्थर से बनाई गई है, और भारत में जितनी भी नंदी की मूर्ति हैं उसमें सबसे बड़ी मूर्ति इसी को माना जाता है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। तो तमिल प्रदेश कौन सा था? कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर बिल्कुल लास्ट तक। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर पर अधिकार किया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजय कुंड की उपाधि धारण की। कृष्ण तृतीय ने किसकी उपाधि धारण की? तंजय कुंड की, ठीक है। और ये किसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये उपाधि धारण की थी? कि इन्होंने चोलों को परास्त किया था।
इसमें ना बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं और बड़ा ही मुश्किल सा लगता है। इसकी बस ये जो इसका साहित्य वगैरह है ना उसके बारे में याद रह जाए तो अच्छा है। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो याद कर लेना। समरी मतलब एक तो इसमें सीक्वेंस नहीं बन पाता है ठीक से, बहुत सारे राजा हैं, कभी चोल कभी चोल पांड्य को हरा दे रहे हैं, कभी पांड्य चोल को हरा दे रहे हैं, इस तरीके से इसमें चलता रहता है। चोलों की राजधानी तंजौर थी, लेकिन हाँ चोल जो है ना, चोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जो प्रशासन है वो भी देखा जाता है, और नटराज की मूर्ति वगैरह इसके बारे में चोल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो चोलों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसमें। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगईकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वसुता परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राजसिंह द्वितीय को हराकर मदुरई कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को कंडलूर में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। देखिए चोल है ना, चोल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। चोल इंपॉर्टेंट है। इनका जो प्रशासन है ना वो काफ़ी लोकतांत्रिक है, इस वजह से भी हम इसको देखते हैं। और इनकी मूर्ति कला वगैरह तो, और इनका जो शासनकाल है वो काफ़ी लंबा चलता है, यानी बीच बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक ये सस्टेन करते हैं। कुल मिला के ये है। तो इतना पता रहे कि चोलों की राजधानी क्या थी। इसमें जो याद करने वाला है उसका बता रही मैं। इनकी राजधानी क्या थी? संगम काल में थी इनकी उरैयूर, बाद में तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम भी बनती है। भारत के बाहर जाके जो विजय की थी चोल राजाओं ने वो कौन थे? दक्षिण एशिया में जो जाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में, वो राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम। ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल यानी श्रीलंका पर आक्रमण करते हुए उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोल्लोनरुव को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। तो इतना याद रहे कि जननाथ मंगलम श्रीलंका में है, और ये अनुराधापुर कहाँ है? ये भी श्रीलंका में है। और श्रीलंका पर चढ़ाई करके उसे कुछ क्षेत्र को किसने विजित किया था? तो वो राजराज प्रथम ने। इसके बाद इसका पुत्र है ना राजेंद्र प्रथम, वो भी भारत से बाहर जाके इस तरीके की लड़ाई लड़ता है। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवाद नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि चोल झील किसे कहा गया? तो उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का नाम दिया। उसने संपूर्ण सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया। इसके पिता ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। ठीक है। और इसने राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। ये याद रखना है कि राजेंद्र प्रथम ने इधर उत्तरी भारत के किस राजा को पराजित किया था? तो पाल शासक महिपाल प्रथम को। इस विजय के ही उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी और गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक राजधानी की स्थापना की थी। तो गंगा के नाम पे ये बना है, लेकिन ये है साउथ में, ये ध्यान रखना है। तो पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की। ये उपाधि इंपॉर्टेंट है कि ये किसने उपाधि धारण की थी? तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने, तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की इसने। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अब देखो यहाँ तक तो इसने पूरी श्रीलंका को विजित कर लिया। ऐसा तो है नहीं वहाँ पे शांत होकर बैठेंगे, वहाँ पे भी फिर वो अपनी शक्ति को फिर से एकत्रित करेंगे और वो लोग फिर से विद्रोह करेंगे। तो इसके बाद में जब कुलोत्तुंग फर्स्ट आता है उसके काल में श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति होने लगती है। ठीक है। तो श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, किंतु कुलोत्तुंग फर्स्ट ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया। ठीक है। इसने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया और उसका कुछ उसने प्रतिक्रिया भी नहीं दी जब इसने वहाँ के राजा ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। उस समय राजा था श्रीलंका का विजय बाहु। चोल शासक कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में 1077 में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि चीन में दूत मंडल किसके काल में भेजा गया था? तो वो कुलोत्तुंग फर्स्ट के में।
देखो राजराज फर्स्ट का याद रहे कि उसने श्रीलंका के ऊपरी भाग को जीता, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। उसके बाद में कुलोत्तुंग प्रथम के काल में श्रीलंका स्वतंत्र हो जाता है और कुलोत्तुंग प्रथम जो है अपनी बेटी का विवाह उसके लिए कर देता है। ये हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर कुलोत्तुंग फर्स्ट के काल में ही चीन में एक 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा जाता है। कुलोत्तुंग फर्स्ट को चोल लेखों में शुंगम तरवित अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया, यानी ये काफ़ी उदार राजा था, तो इसको करों को हटाने वाला कहा गया, शुंगम तरवित। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। मैंने बताया ना, चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी पढ़ा जाता है और इनके जो साम्राज्य विस्तार है उसको भी पढ़ा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक साम्राज्य रहा है दक्षिण भारत में। तो इन्होंने प्रशासन की सुविधा को 6 प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। ये ध्यान रखना है कि प्रांतों को दक्षिण भारत में मंडलम कह रहे हैं। मतलब ये जो नाम है ये सारे नाम याद रहने चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में अलग अलग नाम मिलेंगे हर चीज़ के। फिर प्रांतों का विभाजन कोट्टम या वलनाडु में किया गया, यानी पहले अगर यहाँ मंडलम आएंगे उसके नीचे फिर कोट्टम या फिर वलनाडु आएंगे और वलनाडु के नीचे फिर आएंगे नाडु। तो यह कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिलों को नाडु कहा गया, ठीक है, जिलों को नाडु कहा गया। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। जैसे हमने उत्तर भारत में देखा श्रेणी, ऐसे ही यहाँ पर श्रेणी की जगह क्या है, नगरम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। जैसे भारत में जो अभी ग्राम पंचायतों को काफ़ी स्वायत्तता दी हुई है, चोल काल में उस समय ही मतलब ग्राम सभा को काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता थी। तो प्रशासन में सबसे छोटी इकाई थी ग्राम सभा। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी ग्राम स्तर पर काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त थी, ग्राम सभाओं का इस तरीके से वहाँ पे जिक्र मिलता है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, उत्तर मेरू जगह है वहाँ से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर हम ये बात कह पाते हैं। चोलकालीन गाँव की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था, ठीक है। गांव के संघ को तो कह रहे हैं कुर्रम, और एक गांव की जो मतलब देखरेख कर रही है जो समिति है उसे कह रहे हैं वारियम। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता था। संवत्सर वारियर वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति, पोन वारियम स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पूग कहा जाता था। तो श्रेणी और पूग भी कहा जाता है। श्रेणी से तो हम पहचान लेंगे, लेकिन पूग का थोड़ा सा ये लगेगा कि ये कौन सा नया नाम है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। जो मूर्ति कला की बात हो रही थी, उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो मतलब यहाँ पे ना कांसे की मूर्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति नटराज यानी शिव की है। नटराज को लेकर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है और मेंस का भी मतलब क्वेश्चन बना है नटराज के ऊपर, ठीक है। नटराज की मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त होती है, यानी नटराज शिव की ही प्रतिमा है। उनके 4 हाथ हैं और चारों हाथों को मतलब ये पूछा गया कि भाई ये वाला हाथ जो उनकी इस तरीके से मुद्रा है उसका क्या मतलब है, दूसरे हाथ का क्या मतलब है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी डिटेल में। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं, यानी 4 भुजा वाली। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो दक्षिणामूर्ति क्या है, ये भी एक शिव की प्रतिमा है। इसका मतलब क्या है, गुरु को हम दक्षिणा देते हैं ना, इस तरीके से याद कर लेना। तो ये जो दक्षिणामूर्ति है शिव को गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। ये इंपॉर्टेंट है, नौसेना के बारे में मतलब अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा है। होगी तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी कि जिसका मतलब इस तरीके से उल्लेख किया जाए, लेकिन चोलों की जो नौसेना थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इसीलिए उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बनाया, है ना। नौसेना मजबूत होगी तभी तो बंगाल की खाड़ी पे वो अपना मतलब अधिकार स्थापित कर पाएंगे। तो चोलों की जो अश्व सेना थी यानी घोड़ों वाली सेना, गज हाथी वाली सेना और पैदल सेना के साथ साथ उनकी नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की, ठीक है।
देखो, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें भारत पे जो अंग्रेज यूरोपीय शक्तियाँ तो कई सारी थी, यहाँ पे आए थे, मतलब डच भी आए थे, पुर्तगालीज भी आए थे, ये सब आए थे, अंग्रेज भी आए थे। और मतलब इसमें बाद में जाके अंग्रेज जो हैं वो यहाँ पे रुक पाते हैं। और दूसरा, भारत कमज़ोर क्यों पड़ता है, ये सारी चीज़ देखेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो होता है हमारी नौसेना शक्ति का कमज़ोर होना। मुगलों की जो नौसेना शक्ति थी वो वीक थी उस टाइम, और लेकिन जो यूरोपीय थे, पुर्तगालीज हुए, इनकी काफ़ी नौसेना शक्ति जो थी, नौसेना जो थी इनकी काफ़ी मजबूत थी। तो जब हम अगर इस तरीके से कोई मेंस का आंसर ऐसे टैकल कर रहे हैं, खासकर मॉडर्न इंडिया का, और उसमें हम अगर बताना चाह रहे हैं कि भाई मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, उसके रहते हुए इस तरीके से यूरोपीय शक्तियाँ कैसे आ गई, तो उसमें जब हम बताएंगे कि नौसेना कमज़ोर थी, तो उसका अगर हम यहाँ से कंपैरिजन कर देंगे ना, तो हमारा जो आंसर है ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कि भाई अगर हम इतिहास में भी देखें तो जो चोलों के पास नौसेना मजबूत थी, इसी वजह से उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको काफ़ी विस्तार मिला। उन्होंने मालदीव, सिंगल इत्यादियों में भी विजय प्राप्त की, नौसेना के दम पर भी, है ना। तो इस तरीके से इतिहास से हमें इस तरीके से सीख मिलती है, मतलब बहुत सारी जगह इसका यूज़ हो सकता है। जब ये समरी जब पढ़े, इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को ही मेंस के आंसर में भी यूज़ करना है। कैसे कैसे करना है वो बस उसके लिए दिमाग खुला रखना। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे। देखो, चोल काल में भाई चोलों का जो साम्राज्य है वो काफ़ी लंबे समय तक क्यों चल रहा है, क्योंकि जो राजा है ना वो जीते जी ही अपन बता दे रहा है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। मुगल साम्राज्य के विघटन का एक प्रमुख कारण क्या होता है कि उसमें उत्तराधिकार का नियम जो था ना वो स्पष्ट नहीं था। मतलब भाई भाई को मार रहे हैं, और इससे पहले भी हमने देखा है जब हम अजातशत्रु वगैरह पढ़ रहे थे, वो अपने पिता को मार दे रहा है इस तरीके से। लेकिन चोल काल में क्या है कि वो युवराज का चुनाव कर लेते थे और वही आगे जाके राजा बनेगा। तो अब उत्तराधिकारी कौन होगा इसको लेके मतभेद होगा ही नहीं, तो गुट बनेंगे ही नहीं, है ना, दरबार में। इस तरीके से क्या होगा कि जो साम्राज्य है वो काफ़ी समय तक चलेगा। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो तगर अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है, ये प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित है, यानी दक्षिण में है ये। बीजापुर, अब कर्नाटक के बारे में बात होती है। तो बीजापुर जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। यहाँ पे चालुक्यों का शासन था, ठीक है। 6वीं-7वीं शताब्दी में चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय को हम याद करते हैं, उसने हर्षवर्धन को जो हराया था, है ना। इसमें जो चालुक्य हैं उनका थोड़ा बहुत करते हैं। दक्षिण भारत में मेन हम जो करते हैं, एक तो संगम युग के बारे में, ठीक है। संगम युग में क्या पढ़ना है हमें, साहित्य मोस्टली। और बाकी अगर साम्राज्य के बारे में देखें तो चोल साम्राज्य को काफ़ी अच्छे से कर लेना। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। यानी अब इससे क्या पता चल रहा है कि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मतलब ये एक तरीके से उसका एग्जाम्पल हो गया कि भाई महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। इसका एक उदाहरण ये भी है कि विक्रमादित्य प्रथम की भाई था। मतलब विक्रमादित्य प्रथम कौन था, राजा, इसका चालुक्य राजा था ये विक्रमादित्य प्रथम। तो उसका भाई था चंद्रादित्य, उसकी रानी थी विजय भट्टारिका। उसने अपने नाम से, है ना, अपने नाम से 2 ताम्रपत्र भी लिखवाए थे। मातवलिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो जो विदेशी लेखक हैं ना उनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे यूपीपीसीएस देख लो, यूपीएससी देख लो। तो ये मातवलिन कौन था, एक तो ऐसा पता हो कि कौन था, ये चीन यात्री था। और किसके शासनकाल के बारे में इसने लिखा है, तो चालुक्यों के शासनकाल के बारे में लिखा है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसीलिए प्राचीन संस्कृत में इसे यवन प्रिय कहा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यवन प्रिय किसे कहा गया है, तो यूनानी और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसीलिए इसको यवन प्रिय, यानी ये लोग यवन थे तो यवनों को ये काफ़ी प्रिय थी, तो काली मिर्च को नाम दे दिया गया यवन प्रिय। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। बस ये पता रहे कि अरिकामेडु कहाँ है, पुडुचेरी के पास। पेरिप्लस में इसे पोडुके कहा गया है।
पेरिप्लस इरिथियंसी करके रचना थी, जिसके रचनाकार का नाम पता नहीं है। तो पेरिप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। मतलब ऐसा इससे जो अरकामेडु है यहाँ पे जो हमें अभिलेख मिलता है, ऐसा पता चलता है उससे कि यहाँ पे रोमन बस्ती रही होगी। मतलब रोमन बस्ती क्यों रही होगी, व्यापारिक संबंध थे अच्छे खासे। तो यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई हमें रोमन वस्तुएं मिलती हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि मिलते हैं। तो अरकामेडु कहाँ है ये पता हो, और अरकामेडु से हमें क्या पता चलता है ये पता हो। वहाँ से हमें पता चलता है कि रोम के साथ अच्छे खासे संबंध, वहाँ से रोमन वस्तुएं मिल रही हैं, मुद्राएं मिल रही हैं। अब ये एम्फोरा वर्ड ना एनसीईआरटी में दिया है, तो एम्फोरा क्या है ये पता हो। तो एम्फोरा जार है एक, जो एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला, दोनों तरफ हत्तेदार जार है, और ये ऐसा माना जाता है ये रोम से ही आयात हुआ होगा। तो प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कंबन द्वारा, अब ये कंबन है दक्षिण के रचनाकार, और ये कंबन को लेके क्वेश्चन आया हुआ है, हमने इसमें घटना चक्र में ही कवर किया था। तो कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतार तमिल भाषा में है। तो तमिल भाषा में इन्होंने कंब रामायणम और रामावतारम लिखी है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे। अब जो व्यापारियों के विभिन्न संगठन हैं, इसमें से ये मणिग्रामम पूछा हुआ है। वलंजियर अभी नहीं पूछा है, तो हो सकता है इसे पूछ ले। तो मणिग्रामम और वलंजियर ये क्या है, व्यापारियों के विभिन्न संगठन हैं। ठीक है, इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। तो उरैयूर हमने देखा ही था पहले कि उरैयूर जो है संगम काल में राजधानी थी, है ना। तो इनकी चोलों की राजधानी थी ना शायद। तो उरैयूर के बारे में हमने पहले पढ़ाई है। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था, जैसे कि मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र था, हमने पढ़ा था थोड़े 1-2 वीडियो पहले। तो ऐसे ही संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। इसका विवरण हमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी से मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। जैसे उत्तर भारत में देखा जाए तो गंगा नदी, ऐसे ही पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन थी, वेंगी नदी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मथुरा थी, बस मदुरा थी। इतना याद रहे कि पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरा, और ये वेंगी नदी इसकी जीवन रेखा थी, यानी वेंगी नदी से ही मतलब दक्षिण भारत में देखेंगे तो पानी की थोड़ा कमी है, क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी नहीं है नॉर्थ इंडिया की तरह, और वहाँ से ज़मीन से पानी निकालना भी इतना आसान नहीं है, कुएँ वगैरह खोदना, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पथरीला एरिया है। तो वहाँ जो वेंगी नदी है वो इसकी जीवन रेखा है। पांड्य शासन से कनेक्ट करना है वेंगी नदी को, और कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लोकेशन पता हो, इसकी राजधानी है मदुरा। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वान वन की उपाधि धारण की थी। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राज सिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई या मदुरा में करवाया था। ये वाली लाइन अभी तक पांड्यों के बारे में, और यहाँ से यहाँ तक बस इतना, ये बीच वाला छोड़ देना। तो रोम राज्य में जो है 26 ईसा पूर्व में एक दूत किसने भेजा था, तो पांड्य राजाओं ने। ठीक है, और उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो वो पांड्यों ने कराया था मदुरा में, जो कि उनकी राजधानी थी। ठीक है, अब है कि एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में प्राचीन काल में विभिन्न बंदरगाहों की सूची दी गई है। अब ये जो बंदरगाह है ना, ये पूछे हुए हैं कि अब मतलब ऐसे नाम दिया गया कि ये क्या है ना। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में बंदरगाहों की सूची दी गई है, और वो कुछ प्रमुख बंदरगाह उनमें से हैं नोरा, तोंडी, मुशरी, नेलिसंडा, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं, है ना। इस साइड हैं ये बंदरगाह दक्षिण भारत में। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। और कदम्ब और कंबन में कंफ्यूज नहीं है, कंबन एक कवि है और कदम्ब जो है एक राजवंश है। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश यानी कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राजा को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था।
जो ये अलग अलग राजवंश है ना, इसके नाम पता हो और इनकी स्थापना किसने की थी इतना पता हो काफ़ी है। और जो कुछ महत्वपूर्ण जैसे साम्राज्य हैं, चोल हो गया, पांड्य हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।